फ्रीबीज को लेकर जैसे नाराजगी लोगों के बीच में उपाध्याय जी लगी मुझे कि फ्रीबीज के लिए जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, मोर और लेस जो देशों में होता है, जैसे भारत की जिक्र कर लें। उसके अलावा देखिए वेलफेयर स्कीम, एक खराब जो स्थानीय चुनाव नतीजे जिसका सर आप भी जिक्र कर रहे थे, तो हमारे यहाँ भी ये होता है, जैसे अभी दिल्ली में राजस्थान में स्थानीय चुनाव हैं तो जो लीडरशिप है वो बड़ी परेशान है कि पंचायती राज चुनाव में कैसे नतीजे आएंगे ऐसे इस चुनाव में। दूसरी, अर्थव्यवस्था की सुस्ती, ब्रिटेन में तो 2.5 से ज़्यादा जीडीपी 2.5% से ज़्यादा नीचे जा चुकी है। तो कुल मिलाकर करप्शन की बात आ गई, इमिग्रेशन का विवाद आ गया, रिफॉर्म की बात आ गई, नेतृत्व में विजन की कमी का आरोप आ गया, मेजरली करप्शन एक बहुत बड़ा, आंतरिक पार्टी असंतोष हो गया। सर ये सारी वो बातें हैं जो भारत में भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती हैं, लेकिन मेरा फिर ये सवाल है कि आपको मेजरली क्या लगता है कि ब्रिटेन अब एक कॉलोनी की तरह हो गया है? एक समय ब्रिटेन दूसरे देशों में जाके राज करता था, आज वो पैसा के हिसाब से, क्योंकि आवाज़ क्या उठ रही है कि हम ईयू से अलग होकर हमने गलती करी। इसको समझाइए सर, क्या यूरोपियन यूनियन की जो मांग उठ रही है कि हम वापस उनके साथ चले जाएं, इसका क्या मसला है ये पूरा? देखिए, एक तो जो ब्रेक्जिट था उसके एक तरह से कहा जाए कि यूरोपीय यूनियन के साथ रहें, तो इसके लिए अभियान जो था वो कीर स्टारमर ने चलाया कि हमको यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो पास हो गया, ब्रेक्जिट से बाहर भी हो गए। अब जब ये बनकर आए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो हो चुका तो उसको आप भूल जाइए। तो एक तो नाराज़गी ये उठी कि भाई आपने जिसके लिए किया था, और आप शैडो ब्रेक्जिट मंत्री थे, उसके बाद तो आप अपने ही उस वायदे को एक तो भूल रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि आप यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए। एक नाराज़गी ये भी है। दूसरा, जो वायदे करके आए थे, देखिए अब ये तो है कि अच्छी बात है कि कीर स्टारमर साहब ने 2 करोड़ रोज़गार जो हर साल देने की बात नहीं कही थी, वहाँ अच्छे दिन लाने की बातें नहीं कही थी। अगर इस तरह की बातें की थी तो ब्रिटेन में उम्मीद तो थी अच्छे दिन की, अभी बात हो रही है कि क्या अब अच्छे दिन आ जाएंगे? नहीं, अभी अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, चूंकि जो उनके उत्तराधिकारी बनने वाले हैं बर्नहेम साहब जो हैं, जो अभी नए सांसद चुने गए हैं, और मैनचेस्टर के जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने तो किसी मसले पे मुंह खोला ही नहीं है कि उनकी पॉलिसी क्या होगी, ब्रेक्जिट पे उनकी क्या होगी, इन फ्रीवीज पे क्या होगी, जो वायदे करके आए थे 2/3 बहुमत के साथ आ गए थे, उस पर इनकी क्या पॉलिसी होगी, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं। हालांकि जो जिनको चाह रहे थे वो स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उनको ये अपना उत्तराधिकारी चाह रहे थे, स्टीवेंस जो हैं, उन्होंने भी अब समर्थन कर दिया उनका बर्नहेम का। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब वो अब उनके सामने कोई दूसरा अभी तक नहीं लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी होगा। और कल जब वो पहुँचे हैं तो 200 सांसदों के साथ उन्होंने सेल्फी ली है, तो ठीक है, अपना उनका है। 100 सांसदों का समर्थन तो सर है ही उनके पास। हाँ नहीं, 200 सांसदों के साथ सेल्फी ली उन्होंने, जी 200 के साथ तो मतलब उन्होंने सेल्फी ही ले ली है, तो इसका मतलब कोई उनके पास मतलब प्रतिद्वंदी अब कोई बचा नहीं है, तो वो हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस आधार पे पॉलिसीज़ की अगर बात थी, तो कीर स्टारमर से जो मांगा जा रहा था कि आप इसको कैसे लेकर जाएंगे, तो आप जिसको चुन रहे हैं तो उसका तो अभी स्पष्ट ही नहीं है कि वो किन पॉलिसीज को लेकर जनता के बीच जाएगा। तो अब ये उनके अंदर की अपनी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, वो पहली बार के सांसद हो रहे हैं अभी जो बर्नहेम साहब आ रहे हैं, तो अब वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दोनों में एक जो साम्य है रीति जी, वो दोनों में ये है कि दोनों ही बिल्कुल ज़मीन से उठकर आए हैं। कीर स्टारमर भी भारत की भाषा में कहते हैं कार्यकर्ता को, हाँ बिल्कुल, बल्कि ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही लेबर पार्टी से जुड़े रहे हैं जो बर्नहेम साहब आ रहे हैं। और ये तो जो थे वो मतलब अभियोजन में थे कीर स्टारमर, तो इनका तो पॉलिटिकल कैरियर कम है और कानूनी कैरियर इनका ज़्यादा है, लेकिन ये थे समर्थक उसके ही। ठीक है, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली एक चीज़ समझते हैं सर, मैं उसमें चाहूँगी कि हम जल्दी जल्दी सवाल ले लें। सर हम ये देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा है गिरती हुई अर्थव्यवस्था, पैसे का ब्रिटेन का बहुत बड़ा इशू। दूसरा, मुझे आप ये बताइए, वहाँ पर ये इमिग्रेशन इज अ बिग इशू, माइग्रेशन। वहाँ पे सड़कों पे हम आए दिन देखते हैं, और क्योंकि हम हिंदुस्तान में तो खुल के बात करते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, आप देखिए मेयर, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर का जिक्र बार बार होता है, ब्रिटेन लंदन के मेयर का जिक्र होता है, बहुत सारे बड़े सरकारी पदाधिकारी वहाँ पर वो हो गए हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। अब उसको लेकर क्रिश्चियन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए हैं। कई बार हमने टीवी पे, सोशल मीडिया पे वो विरोध देखा है कि गो बैक करके। तो सर इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल में करने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जैसा कोई बड़ा लीडर चाहिए क्या सर? देखिए, इसको लेकर भी कीर स्टारमर ने नवंबर में ही इमिग्रेशन की नीति में बदलाव लाने की कोशिश की थी, जिसमें कोशिश ये थी कि किस तरह से जो
परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है उसको और मुश्किल किया जाए, जब उसमें और लंबा समय लगाने की ज़रूरत हो, ताकि उसमें जो रफ्तार है लोगों के यहाँ आने की परमानेंट रेजिडेंट की तरह से, उसमें रोक लगाई जा सके। पर वहाँ भी उनके वो भी एक कारण रहा कि अपने सत्तारूढ़ दल में नाराज़गी जाहिर की लोगों ने, और वहाँ उन्होंने जब सितंबर में बदलाव किया था तो उनके जो होम मिनिस्टर थे, जो गृह मंत्री थे कूपर, उनको हटाकर विदेश मंत्री बनाया। वहाँ एक शाबाना महमूद को उन्होंने गृह मंत्री बनाया, तब से एक तरह से दिखाने के लिए कि उनकी सरकार प्रो इमिग्रेशन है। एक तरह से जो बाहर से आकर लोग बसे हैं उनको सत्ता में बिल्कुल हिस्सेदारी से उनको कोई नाराज़गी नहीं है। पर ये जो बैकलैश जिसको आपने जिक्र किया कि वो जो श्वेत लोग हैं उनमें नाराज़गी इसको लेकर अक्सर सामने आती है, वो भी एक कारण बना कि इस तरह का आक्रोश दल के अंदर ही खड़ा हो गया। और यहाँ तक ये वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में कियर स्टार्मर ने कहा कि पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में इस साल के जो वृद्धि दर है वो G7 देशों में सबसे अच्छा है ब्रिटेन का। तो चिंता ये नहीं कि तात्कालिक तरीके से अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, चिंता ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट्स पर निर्भर भी होती है। तो क्योंकि वो लेबर का काम लेबर डेफिसिट हो जाएगा। तो अगर इमिग्रेशन को माइग्रेंट्स को रोका जाए तो उनसे लेबर इशू क्रिएट होगा। सर वहाँ पे स्थायी रूप से ऑक्यूपेशन क्या है या उनकी आमदनी का जरिया क्या है? देखिए ब्रिटेन में ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह से जो लाइवलीहुड है उसके तरीके नहीं है। इंडस्ट्री भी है, व्यापार है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, सेवाएं भी है, मैन्युफैक्चरिंग और एक समय तो विजन भी था सर। हाँ, तो ये अलग बात है कि अपने इतिहास की वजह से शायद खासकर इंग्लैंड वाले जो क्षेत्र में लोगों को लगता है कि शायद विश्व को हम आज भी कुछ सीख दे सकते हैं, जब कैसे जीवन लोगों का होना चाहिए उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हालांकि काफ़ी श्रिंक हुआ है उसका प्रभाव, पर उसके साथ ये देखें कि वृद्धि दर तो अच्छा रहा, पर उनका जो आज तक के जो कर्जा है ब्रिटेन के ऊपर, उनकी जो किस्तें जानी है वापस, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो किस्तें बढ़ गई हैं और किस्तें बढ़ने की वजह से आज उनको कर्ज लेने में उतनी आसानी नहीं है जितनी पहले। तो ज़्यादातर देश कर्ज से देश चलाते हैं, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, पर आपको कोई कर्ज देने वाला भी होना चाहिए। तो लंबे नज़रिए से आप देखें कि आने वाले चुनावों तक यदि सोचें तो अर्थव्यवस्था आने वाले समय में किस तरह से चुनौती भरे माहौल से गुजरेगी, वो चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने कहा कि नेतृत्व में उनका जो तरीका है, अपनी बार बार लोगों को, टीम को, मंत्रियों को हटाते हैं, नए लाते हैं, तो उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर लोगों ने सवाल किए। सर क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से, कोई भी व्यक्ति के पासपोर्ट पे, भारतीय व्यक्ति हो या अगर हम एशियाई व्यक्तियों की बात करें, उनके पासपोर्ट पे अगर यूएस का वीज़ा या यूएस का ठप्पा है या ब्रिटेन का है, खास तौर पे लंदन, वो उनके जीवन की एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है। तो जब अखबारों में मेरे पास एक बहुत ही मासूम सा सवाल आया है कि बड़ा अजीब लगता है, जिस लंदन को या जिस ब्रिटेन को हम ऐसे देखते हैं, उसको अपना एक वो मानते हैं और फिर इतिहास भी जुड़ा हुआ है, वो आज ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इतने सारे माइनॉरिटीज़ हैं, लोग सड़कों पे हैं, वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है, तमाम तरीके की चीज़ें, और अब पॉलिटिकली इतना इनस्टेबल है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसका क्या जवाब बनता है सर? मतलब आज भी लंदन इज़ लंदन, मतलब कोई जाने की बात करता है, घूमने की बात करता है, एज अ देश बात करता है, तो एक प्राइड फैक्टर होता है। इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक प्राइड फैक्टर वाला पार्ट जो हम हिंदुस्तान के लोग जैसा देखते हैं, तो चूँकि हम अंग्रेज हमारे हम पर शासन करने वाले लोग रहे थे, और उस समय भी 7 समंदर पार जाना एक बड़ी बात होती थी हमारे लिए। तो उस समय की चीज़ें, विदेश जाना भी एक उपलब्धि होती थी। तो आज भी विदेश जाना पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो असर पड़ा है, वैसी बात नहीं रही। पहले और भी ज़्यादा ये ऑर्नामेंटल माना जाता था, ऐसी चीज़ें अगर पास में हों, तो आज भी वो आकर्षण है। एक तो ये है। दूसरा है कि श्वेत अश्वेत में भी दुनिया बटी हुई है, तो एक फीलिंग उधर यूरोपीय यूनियन की रहती है कि हम ऊंचे हैं, जैसे हमारे यहाँ सवर्ण बैकवर्ड होते हैं, वैसे ही काले गोरे के हिसाब से उनका होता है। और हमारे यहाँ का जो संभ्रांत एलिट तबका है सर, वो सब जगह ब्रिटेन के साथ में चाइना
में भी है, सभी जगह है हम वैसा। थोड़ा सा जो बात बोलना चाहते हैं, शायद आप सहमत हो, कि हमारे यहाँ का जो एलिट तबका है वो उस एलिट तबके के साथ जुड़ करके अपने आप को और Elite ज्यादा बनता है। महान समझता है, तो वो उनके बीच का एक कंपटीशन Absolutely, होता है। absolutely. तो वही उन्हीं लोगों के बीच ये गौरव भाव है, वरना देश की ज्यादातर आबादी तो अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला नहीं जा पाती है, अपने ही यहाँ रह जाती है। हमारे देश में जो हालात हैं, उन्हें ट्रैवल भी नहीं करती है। वो मजदूरों का तबका छोड़ दीजिए, मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए तो दुनिया में जाती है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो हम उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अंग्रेजों के या पूरे यूरोपीय यूनियन के, तो उनका है कि उनके यहाँ हम कैसे पहले वाली जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर हम कैसे आए। अंग्रेजों के बीच में ये बात रहती है कि हम पहले ये थे और आज हम कहाँ हैं, ये फीलिंग रहती। इसके बावजूद जो पॉजिटिव बात दिखती है कि वो अब भी सबके लिए एब्जॉर्बर हैं। मतलब एक तरह से हम लोग जिसको सेकुलर बोलते हैं उसका थोड़ा डायमेंशन बढ़ा लीजिए, उसमें एथनिक हो गया, जाति हो गई, दूसरे दूसरे नेशंस के लोग हो गए, सबको वो एब्जॉर्ब करते तभी रहे। तो इतना, हाँ बिल्कुल। तो इसके बावजूद वहाँ का जो राष्ट्रवादी तबका जो बेचैन होता है कि वो हमारा जॉब ले रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, ये वाला जो तबका है वो हमेशा राजनीति को उद्वेलित करने का प्रयास करता है। इसके बावजूद वो अभी लीडिंग में नहीं, जैसे हमारे देश में तो वो लीडिंग में आ गए ना, सत्ता में आ गए जो संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में वो स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्टारमन का जो सर ने जितना उदाहरण दिया कि वो जितने चेंजेस किए या माइनॉरिटीज से लेकर के लोगों को मौका दिया, विदेश के लोग, मूल के लोगों को मौका दिया, तो वो इसलिए दे पाए क्योंकि वहाँ का माहौल आज भी सबको एब्जॉर्ब करने वाला बना हुआ है। ये हमको साफ साफ थोड़ा देखना चाहिए। इन घटनाओं के आईने में ये मौका होता है जब हम दुनिया में घट रही घटनाओं को देखते हैं अपने अपने चश्मे से।